नमस्कार मित्रों। राजस्थान इतिहास में हम आमेर या जयपुर के कछवार राजवंश के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने पिछली क्लास में मिर्जा राजा जय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह के जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में हमने बात की थी। मिर्जा राजा जय सिंह का मुख्य पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मराठों के विरुद्ध जब इनको भेजा जाता है तो मराठा सरदार शिवाजी जो हैं, शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर करते हैं और उनके साथ एक संधि करते हैं। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में एक संधि हुई थी जिसको पुरंदर की संधि कहा जाता है। तो वो संधि थोड़ा उसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में हमने बात की कि मिर्जा राजा जय सिंह के बाद उनके पुत्र राम सिंह शासक बनता है, जिसको हम राम सिंह प्रथम के नाम से जानते हैं। और राम सिंह के बाद में उनका पुत्र बिशन सिंह या किशन सिंह शासक बनता है और बिशन सिंह और किशन सिंह के बाद में उसका पुत्र सवाई जय सिंह शासक बनता है। तो सवाई जय सिंह के बारे में हम बात करेंगे। और सवाई जय सिंह जो हैं, हम कह सकते हैं कि जयपुर के शासकों में सबसे इम्पोर्टेंट मिर्जा राजा जय सिंह और मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, तीन मुख्य रूप से आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। सवाई जय सिंह सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका कारण यह है कि सवाई जय सिंह ने मराठों के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अभियान किए थे, क्योंकि औरंगजेब का शासनकाल जब प्रारंभ हुआ और उसका शासनकाल जब अंत हो रहा था औरंगजेब की शासनकाल का, उस समय मराठा शक्ति जो है वो दक्षिण में बढ़ रही थी और मराठा शक्ति औरंगजेब की मृत्यु तक जो है मालवा तक पहुंच चुकी थी। मतलब मराठा हमेशा उत्तरी भारत की तरफ बढ़ते थे और बढ़ रहे थे, लूटमार कर रहे थे, लोगों को जो है अपना शिकार बना रहे थे। और उस समय औरंगजेब तक तो हम कह सकते हैं मुगल शक्ति बड़ी शक्तिशाली थी। मुगल शक्ति जो है अपने आप में एक शक्ति का केंद्र थी और मुगल शासक औरंगजेब अंतिम कह सकते हैं कि मुगल बादशाह था जिसने मराठों को मालवा तक ही सीमित रखा था। उसके बाद में आने वाले शासक इतने शक्तिशाली और योग्य नहीं थे मुगल शासक, इसलिए मराठों को रोक नहीं सके। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अगर हम कहें कि मराठों को मालवा तक सीमित रखने का जो सबसे ज़्यादा प्रयास और उस प्रयास में अधिकांश जो सफल व्यक्ति हुआ वो सवाई जय सिंह था। जबकि सवाई जय सिंह भी अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाया था और अंतिम रूप से सवाई जय सिंह जो है मराठों से संधि कर लेता है और मराठा जो है वो राजपुताने में आ जाते हैं और पूरे राजपुताने को जो है वो अपने लूट का शिकार बनाते हैं। वो हम बात करते हैं कि किस प्रकार सवाई जय सिंह ने कोशिश की और किस प्रकार सवाई जय सिंह इस कोशिश में असफल भी होता है। उसके असफल होने के भी कई कारण थे, क्योंकि एक तो दूसरे राजपूत शासक जो हैं वो सवाई जय सिंह के साथ नहीं थे, क्योंकि सवाई जय सिंह थोड़ा कह सकते हैं कि कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, चालू व्यक्ति कह सकते हैं, चालू व्यक्ति था। अपने स्वार्थ के लिए चलते वो जो है किसी से भी संधि कर सकता था, किसी को भी दबा सकता था और किसी को भी लूट सकता था, क्योंकि मुगल शासकों पर उसका विशेष प्रभाव था। उस समय मुगल दरबार में ऐसा कोई राजपूत शासक था नहीं जो सवाई जय सिंह की बराबरी कर सके। और सवाई जय सिंह की सबसे कमजोर कड़ी अगर हम बात करें कि वो दूसरी राजपूतों के राजनीति में हस्तक्षेप करता था, जिसका उदाहरण हमने बूंदी में पढ़ा था कि बूंदी के राजनीति में सवाई जय सिंह का सबसे बड़ा हाथ था। इस घटना से काफ़ी राजपूत सरदार जो थे वो सवाई जय सिंह से नाराज थे, ठीक है। उसी के चलते हम कह सकते हैं कि जब आपके हुरडा सम्मेलन हुआ तो हुरडा सम्मेलन में भी दूसरे राजपूतों ने सवाई जय सिंह पर जो है वो विश्वास नहीं किया और विश्वास नहीं करने के चलते जो है हुरडा सम्मेलन आपके पूरी तरह से विफल हो जाता है। और हुरडा सम्मेलन के बाद में मराठा जो है वो अत्यधिक नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि राजपूत जो है वो सभी इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए मराठों ने राजपूतों के अंदर घुसकर और राजपुताने की सभी रियासतों से जो है कर वसूल किया था। तो ये हम बात करेंगे आपके सवाई जय सिंह के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके सवाई जय सिंह, आमेर जयपुर के कछवाओं में सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह या हम कह सकते हैं जय सिंह द्वितीय, जय सिंह सेकेंड, क्योंकि इससे पहले एक जय सिंह और हुआ था जयपुर में जिसको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। इसलिए मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम थे और सवाई जय सिंह द्वितीय थे। और इनका शासनकाल जो रहा आपके वो रहा 1700 से लेकर 1743 तक, 1743 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी से लेकर और 1743 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा। और एक और ध्यान रखना
इन्होंने जो है औरंगजेब के बाद में बहुत कम समय में कई मुगल बादशाह बने थे। हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के बाद में 7 मुगल शासकों की सेवा करने वाला अगर कोई शासक है तो वो सवाई जय सिंह है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जयपुर का वह शासक जिसने सर्वाधिक मुगल शासकों का शासनकाल देखा या मुगल शासकों की सेवा की, वो था आपके सवाई जय सिंह। 7 मुगल शासकों की इसने जो है सेवाएं की थी। तो ध्यान रखना कि सवाई जय सिंह जो है औरंगजेब के समय भी था और औरंगजेब के बाद आने वाले 6 मुगल शासकों की और सेवा इसने की थी। सभी के नाम याद नहीं रखने हैं, 2-4 नाम जिनके महत्वपूर्ण हैं उनके नाम हम याद रखेंगे। जैसे हम कह सकते हैं औरंगजेब के बाद में उसका पुत्र मुअज्जम राजा बनता है, जिसका बहादुर शाह के नाम से मुगल बादशाह बना। तो औरंगजेब बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम, उसके बाद में जहांगीर शाह, फिर फर्रुखसियार, फिर मोहम्मद रंगीला, फिर मोहम्मद शाह, ऐसे कई सारे शासक छोटे छोटे अंतराल में बने थे, उनकी सेवा की थी। ठीक है, और उनकी तरफ से मराठों को रोकने की कोशिश की थी। तो वो सभी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको और बता देता हूं कि इनको सवाई की उपाधि, अब इतिहासकार कुछ इनके बारे में एक कहानी बताते हैं, हम कह सकते हैं एक घटना बताते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में राम सिंह के बाद में बिशन सिंह जो जब राजा बना, तो बिशन सिंह पूरी तरह से औरंगजेब का सहयोगी कह सकते हैं, औरंगजेब की सेवा करने वाला शासक था। तो एक दिन बिशन सिंह अपने दोनों पुत्रों के साथ जो है वो औरंगजेब के दरबार में जाता है। बिशन सिंह के एक पुत्र का नाम था आपके विजय सिंह और एक का नाम था चिम्माजी। क्या नाम था? विजय सिंह और चिम्माजी। बिशन सिंह और बिशन सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था विजय सिंह और एक का नाम था आपके चिम्माजी। ये विजय सिंह बड़ा था, बड़ा पुत्र था। ये बड़ा वाकपटु व्यक्ति था। वाकपटु व्यक्ति मतलब बच्चा था, वाकपटु मतलब हाजिर जवाब था। तो औरंगजेब के दरबार में, एक बार औरंगजेब के दरबार में जब दोनों बच्चे आए तो औरंगजेब ने बच्चों को देखकर, बच्चों के साथ सब बच्चे हो जाते हैं, उसका हाथ पकड़कर और सवाल पूछे कि भाई तू क्या करता है, तेरे पापा का नाम क्या है, तेरे दादा का नाम क्या है, तू पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अपने बच्चों को अक्सर पूछते रहते तेरा नाम क्या है। तो कुछ बच्चे तो बोलते नहीं है, चुपचाप खड़े रहते हैं, यूं खड़े रहते हैं, और कुछ बच्चे जो है हाजिर जवाब होते हैं, एक पूछे तो 5 उत्तर दे दे। तो उसी प्रकार ये भी विजय सिंह वाकपटु था, बड़ा वाकपटु था और मतलब बात करने में भी बड़ा होशियार था। औरंगजेब इसकी वाकपटुता और होशियारी से बड़ा प्रसन्न हुआ। औरंगजेब ने विजय सिंह को देखकर और औरंगजेब को जो है मिर्जा राजा जय सिंह की जो है याद आ गई, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह भी जो है ऐसे ऐसे हाजिर जवाब व्यक्ति थे। तब इसको जो है उसकी याद आ गई, यार तू तो जय सिंह जैसा है। इसलिए कहते हैं कि औरंगजेब ने जो है इस विजय सिंह का नाम जो है वो क्या रख दिया? जय सिंह रख दिया। और जय सिंह नाम के बाद में इसको उपाधि प्रदान की सवाई। इसने कहा तू जय सिंह जैसा तो है, लेकिन जय सिंह से भी ज्यादा वाकपटु है, जय सिंह से भी ज्यादा वाकपटु है, सवाया है। सवाया मतलब होता है अधिक, सवा अधिक। अपने मारवाड़ कह सकते हैं, राजस्थान में बुजुर्गों के जब हम पैर पड़ते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं दीगरा सवायो रे, है ना, डिग्री सया सवाई रहे। सवाई मतलब खुश रहो और खुशियां आपको सवाई मिलती रहे, ज्यादा मिलती रहे। इसलिए कहते हैं कि विजय सिंह का नाम तो रख दिया जय सिंह और सवाई की उपाधि इसको प्रदान की। और कहते हैं कि चिम्माजी का नाम बदलकर इसने क्या रख दिया? विजय सिंह, विजय सिंह। तो दोनों के नाम बदल दिए। विजय सिंह का नाम जय सिंह रखा, सवाई की उपाधि प्रदान की, और चिम्माजी का नाम जो है वो विजय सिंह रख दिया। ये सिर्फ याद रखना है, इतना जरूर याद रखना आपको कि सवाई उपाधि जो है वो किसने प्रदान की? औरंगजेब ने प्रदान की। सवाई उपाधि क्यों प्रदान की? वाकपटुता के कारण, हाजिर जवाबी होने के कारण इसको सवाई की उपाधि प्रदान की। प्रारंभ में इसने औरंगजेब के शासनकाल में हम कह सकते हैं 7 वर्षों तक सेवा की जय सिंह ने। 1701 से लेकर और 1707 तक ये दक्षिणी भारत रहा औरंगजेब की तरफ से, मराठों के खिलाफ भारत में रहा। दक्षिणी भारत में मराठों के खिलाफ इसने जो है मोर्चा संभाले हुआ था। 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में औरंगजेब के पुत्रों के बीच में युद्ध होता है, जिसको अपन जाजुआ का युद्ध कहते हैं या जजुआ का युद्ध कहते हैं। जजुआ एक स्थान है एमपी में, और 1707 में वहां आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में सवाई जय सिंह जो है वो आजम का साथ देता है, लेकिन जीतता कौन है? मुअज्जम।
मतलब मोहज्जम के विरोध में कह सकते हैं कि अजम का साथ दिया सवाई जय सिंह ने, लेकिन जीता मोहज्जम। मोहज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है अगला मुगल बादशाह बन जाता है औरंगजेब के बाद। और जब मोहज्जम मुगल बादशाह बनता है तो सवाई जय सिंह से वो बदला लेता है, क्योंकि सवाई जय सिंह ने उसके खिलाफ कार्य किया था। इसलिए सवाई जय सिंह से जो है मोहज्जम कह सकते हैं या बहादुर शाह प्रथम जो है वो आमेर छीन लेता है और आमेर का नाम मोमिनाबाद कर देता है कुछ समय के लिए। और मोमिनाबाद रखने के बाद में ये जो आमेर जो है वो बहादुर शाह ने किसको सौंप दिया? इस विजय सिंह को सौंप दिया, क्योंकि विजय सिंह उस युद्ध में मोहज्जम के साथ था। मतलब दोनों भाइयों ने अलग अलग पार्टियों का साथ दिया था। तो मोहज्जम विजय सिंह से खुश होता है, सवाई जय सिंह से आमेर छीनता है, आमेर का नाम मोमिनाबाद रखता है और विजय सिंह को सौंप देता है। इस बात से सवाई जय सिंह नाराज हो जाता है और सवाई जय सिंह कहाँ चला जाता है? अमर सिंह द्वितीय के पास चला जाता है। मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय। राजपूताने में उस समय एक राजकुमार जो अपना साम्राज्य वापस प्राप्त करने के लिए पहले ही संघर्ष कर रहा था, जिसका नाम था आपके अजीत सिंह। क्योंकि अजीत सिंह को जीते जी औरंगजेब ने राजा नहीं बनाया था। औरंगजेब जब तक जीवित था तब तक जोधपुर जो है वो खालसा था और अजीत सिंह को जोधपुर वापस सौंपा नहीं गया था। तो एक बार सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों मिलते हैं, अपना अपना दुखड़ा सुनाते हैं और दोनों ने सोचा यार कि अपन इस मुसीबत से कैसे उबर सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर तय किया कि हम दोनों चलते हैं मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के पास में, क्योंकि मेवाड़ महाराणा ने पहले भी जो है कई बार जोधपुर की जयपुर की जो है मदद की थी, इसलिए वहाँ चले जाते हैं। और अमर सिंह सवाई जय सिंह और अजीत सिंह तीनों के बीच में मीटिंग होती है और वो मीटिंग हुई थी उदयपुर में, एक स्थान है देवारी में बैठकर तीनों के बीच एक समझौता हुआ, इसलिए इतिहास में इसको देवारी समझौते के नाम से जाना जाता है। 1708 में देवारी समझौता हुआ और देवारी समझौते में अमर सिंह ने कुछ शर्तें रखी और शर्तें ये थी कि भाई मैं आपको मदद तो करवा दूंगा, मुगलों से जो है आपको मैं छीन वापस जो है आपके राज्य दिला दूंगा। तो अमर सिंह ने एक शर्त रखी। अमर सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्र कुंवरी। इस समझौते के तहत चंद्र कुंवरी का विवाह जो है वो सवाई जय सिंह से करवाया जाएगा। सवाई जय सिंह से चंद्र कुंवरी का विवाह होगा और चंद्र कुंवरी और सवाई जय सिंह के जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सवाई जय सिंह के बाद जयपुर का या आमेर का क्या बनेगा? शासक बनेगा। और अगर पुत्री होती है, बड़ा पुत्र नहीं होकर पहली पुत्री हो जाती है, तो ये भी शर्त रखी गई। अमर सिंह ने स्पष्ट रूप से इस समझौते में कहा था कि अगर आपकी पुत्री होगी, मतलब चंद्र कुंवरी से अगर पुत्री उत्पन्न होती है तो उसका विवाह किसी भी, ऐसा नहीं है कि आप जो है मुगलों से उसका विवाह करा दो, कि उसका विवाह जो है मुगलों के साथ आप नहीं कराओगे, ये भी जो है शर्त रखी गई थी। और इसके बदले में अमर सिंह अपनी सेना भेजकर और मुगलों की सेना को हराकर और अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य दिलाएगा और आमेर का राज्य जो है वो सवाई जय सिंह को दिला देगा। इसे कहते हैं हम देवारी समझौता। और देवारी समझौते के तहत अमर सिंह ने अपनी सेना भेजी। अमर सिंह, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह और अजीत सिंह तीनों की सेनाओं ने मिलकर और मुगल सेना से टक्कर की, युद्ध किया, जिसको हम सांभर का युद्ध कहते हैं। 1709 में आपके सांभर का युद्ध हुआ और सांभर के युद्ध में जीतने के बाद में अजीत सिंह को जोधपुर और सवाई जय सिंह को आमेर का शासन वापस दे दिया गया। तो ये कुछ बातें जो हैं हम प्रारंभ में लिख देते हैं, दो चार बातें जो की थी हमने। सवाई जय सिंह, पहला पॉइंट लिखते हैं, सर्वाधिक मुगल शासकों का शासनकाल देखने वाला राजपूत शासक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मुगलों की सेवा, कितने शासकों की सेवा? 7 शासकों की सेवा जो है वो किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी। अब इसको सवाई की उपाधि कौन प्रदान करता है? औरंगजेब जय सिंह द्वितीय की
वाक्पटुता या हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर औरंगजेब जय सिंह द्वितीय की वाक्पटुता हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर जय सिंह को या जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि प्रदान करता है। तो ध्यान रखना कि इसको सवाई की उपाधि जो है वो किसने प्रदान की? औरंगजेब ने प्रदान की। और किस लिए प्रदान की? हाजिर जवाबी के कारण या वाक्पटुता के कारण इसको सवाई की उपाधि जो है वो दी गई थी। अब इसने मुगलों की जो सेवा की, 7 मुगल शासकों की सेवा की, सबके नाम याद रखने की आपको जरूरत है नहीं, हम पढ़ेंगे। एक तो औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद में जो उत्तराधिकारी आए उनकी सेवा जो एक इसने की थी उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्यादातर इसने जो अभियान किए थे वो मराठों के खिलाफ किए, और मुख्य अभियान मराठों के अलावा उस समय जाटों ने भी जो है विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। उत्तरी राजस्थान में अगर हम बात करें, जैसे ये आपका राजस्थान अपना है, यहाँ पे ये मालवा क्षेत्र है, ठीक है ना, ये मालवा क्षेत्र, यहाँ ये हाड़ौती के नीचे जस्ट, ठीक है ना। और यहाँ से मराठा बढ़ते हैं और मराठा बढ़ते हुए इधर उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको पता है भरतपुर, यहाँ जाट साम्राज्य था, यहाँ जाट साम्राज्य जाटों ने भी जो है यहाँ पर विद्रोह औरंगजेब के समय वैसे प्रारंभ कर दिया था। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना कि सवाई जय सिंह ने इन दोनों विद्रोह को शांत करने की कोशिश की। जाटों के विद्रोह को तो सवाई जय सिंह पूरी तरह से शांत कर देता है, लेकिन मालवा में, या हम कह सकते हैं कि मराठा विद्रोह को वो पूरी तरह से शांत नहीं कर पाता है। और अंतिम रूप से असफल होने पर सवाई जय सिंह को मराठों से समझौता करना ही पड़ा, और मराठों को कर देना उसने स्वीकार कर लिया था। और यहाँ मालवा से हम देख सकते हैं, ये क्षेत्र अपना यूं करके यूं है, ये कोटा बूंदी झालावाड़ वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर रहते हुए हम कह सकते हैं मालवा में 3 सूबेदारी की थी। 3 बार मुगलों की तरफ से मालवा का ये सूबेदार रहा था। वो वहां तक पहुंचते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये तो सामान्य 2-3 जानकारी आप याद रखना, इससे आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की सेवा। सवाई जय सिंह 1701 से 1707 तक 1701 से 1707 तक औरंगजेब की तरफ से मराठों के खिलाफ दक्षिणी भारत अभियान पर रहा। ठीक है, दक्षिणी भारत मराठों के खिलाफ अभियान पर रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल शक्ति हम कह सकते हैं कि लगभग समाप्त हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगलों में आपसी फूट बढ़ गई थी और मुगल जो है आपस में लड़ने लगे राजा बनने के लिए। औरंगजेब के पुत्र जब आपस में लड़ने लगे, इसी का फायदा उठाकर अगर हम यहां देखते हैं तो ये मराठा यहाँ महाराष्ट्र यहाँ था और यहाँ से जो है ये मध्य भारत यहाँ यूं बढ़ते हैं। ठीक है ना, जब ये दिल्ली में आपसी संघर्ष छिड़ा हुआ था तो ये मराठा आपके यहाँ तक पहुंच जाते हैं, मालवा तक। उस समय मालवा मुगलों के अधीन था, उपजाऊ क्षेत्र भी था और मालवा यहाँ पर जो है मराठों की लूटपाट बढ़ जाती है। यहाँ मराठों से 2 जनों को खतरा था। एक तो मुगलों को तो खतरा था ही,
क्योंकि मुगलों के साम्राज्य को ये छीन रहे थे बार बार, ठीक है। और दूसरा राजपुताने का खतरा था, क्योंकि राजपुताने की सीमा जो है यहाँ पर मराठा यहाँ लग रही थी मालवा से। यहाँ आपके कोटा क्षेत्र है, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, ये क्षेत्र जो है ये राजपूताने की रियासतें थी, यहाँ राजपूतों का शासन था। इधर आपकी मेवाड़ था, इन सभी को भी इससे जो है खतरा था। और सवाई जयसिंह जो है यहाँ हम कह सकते हैं कि मराठों के खिलाफ एक ढाल की तरह से जो है नियुक्त था, खड़ा था, और काफी समय तक मालवा तक ही सीमित रखा मराठों को। मालवा से भी इसने नीचे खदेड़ने की कोशिश की, मालवा में भी शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अंतिम रूप से ये क्या हो जाता है, यहाँ से असफल हो जाता है। तो यहां तक तो रहा। और जब दक्षिणी भारत में मराठों से संघर्ष करने के बाद में औरंगजेब की जहां यहाँ दिल्ली में मृत्यु हो जाती है, तो मराठा आपके मालवा तक जो है पहुंच जाते हैं। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय हम कह सकते हैं कि मराठों का मुख्य केंद्र जो है वो मालवा बन गया था, और मालवा तक सीमित रखने के लिए मुगल शासकों द्वारा सवाई जयसिंह को जो है मालवा में नियुक्त किया गया था। उससे पहले हम यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकारियों की सेवा किस प्रकार की थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की सेवा। अब उत्तराधिकारियों की तरफ से जो है वो कौन सी सेवा की थी, तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु जब हुई तो 1707 में जाजुआ का युद्ध हुआ, और जाजुआ के युद्ध में जो है आपकी क्या होता है, आजम और मुअज्जम के बीच में ये युद्ध हुआ था, क्योंकि राजा बनने की होड़ थी। औरंगजेब के बाद में आजम ने कहा मैं राजा बनूंगा, मुअज्जम ने कहा मैं राजा बनूंगा, इसलिए दोनों लड़े, और इसमें जो है मुअज्जम जीत जाता है, आजम हार जाता है, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बनता है। लेकिन सवाई जयसिंह ने हारने वाले पक्ष का साथ दिया था, इसलिए जीतने वाला पक्ष जो मुअज्जम था वो सवाई जयसिंह से बदला लेता है, और बदला लेते हुए से आमेर जो है वो छीन लेता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद पुत्रों आजम और मुअज्जम, आजम और क्या नाम था, मुअज्जम के बीच उत्तराधिकार पद को लेकर जाजुआ का युद्ध हुआ। ये जाजुआ कहाँ पे है, ध्यान रखना, ये जाजुआ का युद्ध हुआ, और जाजुआ है आपकी एमपी में, सॉरी आगरा में उधर है जाजुआ आपकी, हाँ एमपी में जाजुआ, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या होता है आपके, सॉरी जाजुआ एमपी में नहीं है, आगरा के पास में यूपी में है, ठीक है ना, हाँ पील सूदन वो एमपी में है। जाजुआ का युद्ध हुआ वहां पर, और इसमें जीतता कौन है आपकी, मुअज्जम, हारता कौन है आपके, आजम, और सवाई जयसिंह ने साथ किसका दिया, आजम का साथ दिया, ठीक है, इसलिए मुअज्जम नाराज हो जाता है। इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन मुअज्जम जीत जाता है। यहां पर भी लिख देते हैं,
जिसमें मुअज्जम विजयी रहा। ठीक है, इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने साथ दिया आजम का, लेकिन जीतता कौन है? मुअज्जम। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बनता है। तब सवाई जय सिंह बदला लेते हुए आमिर छीन लेता है तथा आमिर का नाम मोमिनाबाद, ये नाम याद रखना जो चेंज किए गए थे। मोमिनाबाद इसका नाम रखा था, आगे हम पढ़ेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखता है, जालोर का नाम हमने पढ़ा जलालाबाद रखता है, सिवाना का नाम जो है वो खेराबाद रखता है, और चित्तौड़ का उदयपुर को जब जीतता है अकबर तो उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रख देता है। ये थोड़े नाम याद रखना। आमिर का नाम यहाँ क्या रखा गया था? यहाँ रखा था आपके मोमिनाबाद। फर्रुखशियार ने बूंदी को जीतकर फर्रुखाबाद नाम रखा था, और आमिर का नाम मोमिनाबाद रखते हुए जय सिंह के भाई विजय सिंह को सौंप देता है। यहाँ भाइयों के बीच में भी इसने जो है फूट डाल दी, क्योंकि एक भाई से लेकर आमिर जो है दूसरे भाई को दे दिया, इसलिए जय सिंह और विजय सिंह के बीच में भी आपस में शत्रुता हो जाती है। और जब सांबर के युद्ध में विजय सिंह और मुगल सेना को हरा देता है सवाई जय सिंह और आमिर पर पुनः अधिकार कर लेता है, तब जय सिंह जो है अपने भाई विजय सिंह को कैद करके और जयगढ़ दुर्ग में बंदी बना के रखता है। और जहां पर विजय सिंह को कैद करके रखा गया था उस दुर्ग में आज भी उस स्थान को जो है विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। जब हम दुर्ग पढ़ते हैं तो दुर्ग में एक स्थान है जिसका नाम है विजयगढ़ी। ये विजयगढ़ी नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि सवाई जय सिंह ने अपने भाई को यहाँ पर जो है कैद करके रखा था। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में होता है आपके देबारी समझौता। देबारी समझौता कब हुआ? तो 1708 ईस्वी में देबारी समझौता आपके 1708 ईस्वी में हुआ। क्या था देबारी समझौता? सवाई जय सिंह तथा अजीत सिंह अपनी अपनी रियासतें मुगलों से पुनः प्राप्त करने के लिए या करने हेतु सहायता के लिए कहाँ जाते हैं? मेवाड़। मेवाड़ के
महाराणा अमर सिंह द्वितीय था, ध्यान रखना, अमर सिंह द्वितीय के पास जाते हैं, जहां देवारी में तीनों के बीच एक समझौता होता है। जिसकी निम्न शर्तें थी। पहली शर्त, दो तीन शर्तें थी। पहली शर्त तो ये थी कि भाई अमर सिंह जो है इन दोनों की मदद करेगा, अजीत सिंह को जोधपुर दिलाने में और आमेर दिलाने में सवाई जय सिंह की मदद करेगा। इसके बदले में अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जो है वो सवाई जय सिंह के साथ करवाया जाएगा। सवाई जय सिंह और चंद्र कुंवरी के जो पुत्र होगा वो सवाई जय सिंह के बाद में आमेर या जयपुर का शासक बनेगा। हालांकि इस शर्त के चलते आगे जयपुर में भी गृह युद्ध होता है, क्योंकि समझौते के अनुसार तो जो पुत्र हुआ था चंद्र कुंवरी और सवाई जय सिंह का, उसका नाम था माधो सिंह प्रथम। लेकिन सवाई जय सिंह का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था आपके ईश्वरी सिंह, वो वास्तविक दावेदार था आमेर या जयपुर की गद्दी का। इसलिए सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह राजा बन जाता है, लेकिन शर्त के मुताबिक माधो सिंह को राजा बनना था। इसलिए ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध होता है या मनमुटाव होता है, शत्रुता होती है, विवाद बढ़ जाता है। और इसका फायदा ध्यान रखना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसको हुआ? मराठों को फायदा हुआ। अब राजपूताना में जो भी घटना होगी उसका फायदा मराठों को ही होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त, अमर सिंह जय सिंह को आमेर तथा अजीत सिंह जोधपुर वापस दिलाने में सहायता करेगा। अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह, चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया जाएगा और इनसे उत्पन्न पुत्र जय सिंह के बाद आमेर का शासक बनेगा। ठीक है। और इसी समझौते के चलते अमर सिंह की सेना जो है मदद करती है और मुगल सेना और विजय सिंह को हराकर और आमेर जीत लेती है, और इधर जो है आपके जोधपुर भी मुगलों से छीन लेता है और अजीत सिंह को दे दिया जाता है। अब आपके अगला युद्ध जो है, मतलब किस युद्ध के तहत जो है छीना गया था, तो सांभर का युद्ध। (1709 ईस्वी में आपके सांभर का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? तो हम लिख सकते हैं यहां पे तो था आपके जय सिंह, मतलब सवाई जय सिंह
अमर सिंह द्वितीय, अजीत सिंह, और सामने कौन था आपकी, मुगल सेना और विजय सिंह। ये विजय सिंह वही है, सवाई जय सिंह, क्योंकि उसमें आमिर विजय सिंह के अधीन था, इसलिए विजय सिंह तो मुगल सेना के साथ में था। और जीतता कौन है इसमें आपकी ध्यान रखना, ये पार्टी जीत जाती है और विजय सिंह को इस युद्ध में कैद कर लिया जाता है। मुगल सेना हार कर यहाँ से भाग जाती है और विजय सिंह को कैद करके कहाँ रखा जाता है, आपके जयगढ़ दुर्ग में रख दिया जाता है। इसे जय सिंह कैद कर जयगढ़ दुर्ग में रखा जाता है, रखता है। ठीक है, परिणाम, इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, तो परिणाम ध्यान रखना, जय सिंह, आमिर तथा अजीत सिंह जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब इस युद्ध से मुगल बादशाह बहादुर शाह नाराज तो होता है, लेकिन अमर सिंह जो है उससे वार्ता करता है और अमर सिंह कहता है कि भाई इन दोनों को माफ़ कर दिया जाए, इनको जागीर जो दी गई है वो सही है और वापस नहीं छीना जाए, क्योंकि इसके बाद में जो है मुगल बादशाह जो आपके था बहादुर शाह प्रथम, उसने कई बार आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन अमर सिंह के समझाने पर उसने जो है इन दोनों को वापस जागीर देने पर वो सहमति हो गई और दोनों को जो है मान्यता प्रदान करते हुए यहाँ के राजा भी घोषित कर दिया या राजा मान लिया था। तो यहाँ पर जो है ये एक मुद्दा जो है वापस आपके क्या हो जाता है, शांत हो जाता है कि जय सिंह को आमेर मिल जाता है और अजीत सिंह को जोधपुर मिल जाता है। अब जब बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह और सवाई जय सिंह के बीच में थोड़ा आपने देखा अभी कि मनमुटाव रहता है, ये कुछ मामले भी हुए, लेकिन बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में जहांगीर शाह शासक बनता है और जहांगीर शाह और सवाई जय सिंह के बीच में अच्छे रिश्ते थे। जहांगीर शाह ज़्यादा समय तक शासक नहीं रहा, कुछ समय ही शासक रहा था और जहांगीर शाह कहते हैं कि जहांगीर शाह ने सवाई जय सिंह के कहने पर ही जो है जजिया कर जयपुर में हटा दिया था, राजपूतों पर जजिया कर जो है वो पूरी तरह से क्या किया था, हटा दिया था। तो जहांगीर शाह के बारे में हम कुछ बातें और लिखते हैं। यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह शासक बनता है जिसके साथ सवाई जय सिंह के अच्छे रिश्ते थे, सवाई जय सिंह के कहने पर जहांगीर शाह ने जजिया कर पर रोक लगा दी थी। मतलब जजिया कर जो है खत्म किया गया था। जजिया कर गैर मुस्लिम कर था, मतलब हिंदुओं को धर्म को अपनाए रखने के लिए
मुगलों को कर देना पड़ता था, उसको जजिया कर। औरंगजेब ने ये प्रारंभ किया था, अकबर ने इसे खत्म कर दिया था। अकबर के समय नहीं था, औरंगजेब ने जो है, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुसलमान था और उसने हिंदू विरोधी ही नीतियां अपनाई थी, जिसमें एक जजिया कर भी था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने की आदेश दिए थे, औरंगजेब ने दिए थे, और जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। और हटाया किसने था? आपके जहांगीर शाह ने जो है सवाई जयसिंह के कहने पर जो है जजिया कर क्या कर दिया? हटा दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सवाई जयसिंह मुगलों की तरफ से कौन कौन से क्षेत्रों में जो है वो आपके सूबेदारी करने के लिए जाता है। जयसिंह के मुगलों की तरफ किए गए अभियान। सबसे पहला अभियान जो है मालवा भेजा गया। किसकी तरफ से भेजा गया? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार जब राजा बना, मुगल बादशाह बना, उस समय तक हम मराठा कह सकते हैं कि मराठा जो है वो कहाँ तक पहुंच गए थे? आपके मराठा जो है वो मालवा तक पहुंच गए थे, मतलब नीचे से जो है ऊपर वो जो है पहुंच गए थे। इसीलिए मालवा से आगे बढ़ने से मराठों को रोकने के लिए फर्रुखसियर ने जो है वो किसको भेजा था? आपकी सवाई जयसिंह को भेजा मालवा, और मालवा का पहला सूबेदार जो है उसको नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, तो इसलिए मालवा का 2-3 बार सूबेदारी बनती, कुल मालवा की 3 बार सूबेदारी की गई थी। ठीक है ना, चलिए तो हम यहां पहला लिखते हैं मालवा की प्रथम सूबेदारी। मालवा की प्रथम सूबेदारी मतलब 1713 में। 1713 में इसको मालवा का प्रथम सूबेदार बनाया गया था। 15 तक यहां रहा था, और यहां पर जो है 1715 में मराठों और जयसिंह के बीच में युद्ध भी होता है, और युद्ध में मराठों को बुरी तरह से ये हरा देता है और मराठों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस युद्ध को हम पीलसूद का युद्ध कहते हैं, और इस पीलसूद के युद्ध में मराठों को हराने के बाद में कुछ समय के लिए मालवा में शांति स्थापित कर देता है, और मालवा में शांति बनाने के बाद में ये जाटों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उस समय जाटों के विद्रोह भी जो है वो आपके पूर्वी राजस्थान में बढ़ रहे थे। तो पहली सूबेदारी 1713 में किसने बनाया था? पहला सूबेदार यहाँ फर्रुखसियार ने बनाया था। इसको पहला सूबेदार बनाकर यहाँ पर 1713 ईस्वी में इसको भेजा गया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने 1713 में मराठों के खिलाफ सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, और यहां रहते हुए आपके मालवा का जब सूबेदार नियुक्त हुआ तो मराठों के बीच में इसका एक युद्ध होता है, और वो युद्ध कौन सा था? पीलसूद का युद्ध होता है। कौन सा? पीलसूद का युद्ध। पीलसूद ये क्षेत्र भी आपके ध्यान रखना, मालवा और मारवाड़ जो आपके अपना जो हाड़ौती क्षेत्र है उसके टच में है, वहां पर एक स्थान है पीलसूद, वहां पर युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ आपके 1715 ईस्वी में। ये पहला युद्ध कह सकते हैं, या इस युद्ध में मराठे हारे थे, और बाद में मराठा आने वाले समय में जो है सवाई जयसिंह से बदला लेने के लिए कई सारे युद्ध करते हैं। तो पीलसूद का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सवाई जयसिंह और सवाई जयसिंह के सामने थे आपके मराठा। मराठा कौन थे?
मल्हारराव, मल्हारराव होलकर और एक थे आपके खांडेराव। मल्हारराव होलकर और खांडेराव, इन दोनों ही मराठों को जो है सवाई जयसिंह क्या करता है, हरा देता है। मतलब सवाई जयसिंह की इसमें जीत होती है और इस जीत के बाद में मालवा में कुछ समय के लिए शांति स्थापित कर दी जाती है। अब जब मालवा में शांति स्थापित हो गई तो आपके मालवा की सूबेदारी सवाई जयसिंह जो है, सवाई जयसिंह का एक धाई भाई था जिसका नाम था रूपाराम। तो सवाई जयसिंह जो है मालवा की सूबेदारी अपने धा भाई रूपाराम को सौंपता है और फर्रुखसियार के आदेश पर सवाई जयसिंह जो है वो कहाँ चला जाता है, वो आपके जाटों के विद्रोह के दमन के लिए आपके भरतपुर साइड कह सकते हैं या पूर्वी राजस्थान कूच करता है और वहां जाटों का दमन करता है। 1715 से लेकर 1722 तक जाटों के विरुद्ध अभियान पर रहा सवाई जयसिंह और वहां रहते हुए इसने जाट शासक चूड़ामन का पूरी तरह से दमन कर दिया था, क्योंकि उसमें जाटों का नेता या जाटों का जो शासक था वो चूड़ामन था और चूड़ामन ने अपना जो केंद्र बना रखा था थून के किले को बनाया था। थून का किला भरतपुर में है। थून के किले को अपना केंद्र बनाते हुए जाट शक्ति को एकीकृत करते हुए चूड़ामन उस समय जो है मुगलों के राज खजाने को लूटता था। मुगलों के जो राजमार्ग होते थे जहां से खजाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, मुख्यतः आगरा और दिल्ली का जो रास्ता था, उस रास्ते पर चूड़ामन जो है आक्रमण करता था और उनको जो है लूटने का कार्य करता था। मुगलों की जो चौकियां थी उनको भी लूटने का कार्य करता था। इसलिए सवाई जयसिंह जो है जाटों के खिलाफ दूसरे अगले अभियान पर जाता है फर्रुखसियार की तरफ से। दूसरा अभियान जाट विद्रोह का दमन। जाट विद्रोह का दमन 1715 से लेकर और 1722 तक जो है यहां रहा, आपके जाटों के विद्रोह का दमन किया। क्या था यहां पर देख लेते हैं। जाट विद्रोह का दमन, फर्रुखसियर के समय जाट नेता चूड़ामन की लूटमार बढ़ रही थी। सत्रह सौ 15 ईस्वी में सवाई जयसिंह मालवा की सूबेदारी सवाई जयसिंह फर्रुखसियर के आदेश पर मालवा की सूबेदारी अपने धाई भाई या धाई भाई लिखते हैं। मतलब पहले राजकुमारों को पालने के लिए एक माता रखी जाती थी, उसको धाई माता कहते थे। धाई माता के जो बच्चे होते थे उनको राजकुमार धाई भाई कहता था। जैसे मामा का लड़का मामेरा भाई होता है, चाचा का लड़का चचेरा भाई होता है, तो धाई माता का लड़का जो है वो धाई भाई हुआ। पन्ना धाई का नाम सुना होगा, जो इतिहास में अपने बलिदान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। अपने धाई भाई क्या नाम था, रूपाराम। अपने धाई भाई रूपाराम को सौंपकर पूर्वी राजस्थान जाटों के खिलाफ अभियान करता है। सत्रह सौ 15 ईस्वी में
जाट नेता चूड़ामन, जाट नेता चूड़ामन को थून के किले में, थून का किला कहां पे है, घेर कर, थून का किला ध्यान रखना आपके भरतपुर में है, किले में घेर कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाता है। इस प्रकार जो है एक बार चूड़ामन के विद्रोह का दमन कर देता है, फर्रुखसियार और चूड़ामन की संधि करवा देता है, जिसमें चूड़ामन मुगलों की मतलब फर्रुखसियार की अधीनता को स्वीकार कर देता है और फर्रुखसियार चूड़ामन को जो है जिस मार्गों को ये लूटता था उसका रक्षक बना दिया कि भाई इस मार्ग में कोई लूट पार नहीं होगी, इसका संरक्षक जो बनाया जाता है ये तेरी जिम्मेदारी है, मतलब वहां पर संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन फर्रुखसियार की जब मृत्यु होती है तो ये लूटमार पुनः प्रारंभ कर देता है, पुनः विद्रोह होता है। उसमें मोहम्मद शाह रंगीला जो है मोहम्मद शाह मुगल बादशाह था और मोहम्मद शाह जो है वो सवाई जयसिंह को पुनः भेजता है जाटों के विद्रोह के लिए 1722 में, और 1722 में सवाई जयसिंह चूड़ामन को पूरी तरह से जो है कह सकते परास्त कर देता है, चूड़ामन के सभी क्षेत्रों को जो है वो छीन लेता है। और चूड़ामन के विद्रोह के दमन में उस समय सवाई जयसिंह के जो साथ दिया था वो चूड़ामन का ही एक भतीजा था जिसका नाम था बदन सिंह। बदन सिंह के साथ मिलकर और जयसिंह चूड़ामन का पूरी तरह से विद्रोह के दमन कर देता है, सभी साम्राज्य को पूरी तरह से वो छीन लेता है, जिससे चूड़ामन दुखी हो जाता है और चूड़ामन जो है वो कहते हैं कि जहर खा लेता है और जहर खाने से चूड़ामन की मृत्यु हो जाती है। सवाई जयसिंह बदन सिंह को सहायता के बदले जो है डीग की जागीर प्रदान करता है, डीग भरतपुर में है, और डीग की जागीर प्रदान करते हुए जाटों का राजा घोषित करता है। इस समय राजा जाटों के नेता थे, लेकिन बदन सिंह को विधिवत तरीके से कह सकते हैं कि मुगलों की तरफ से जो है बिल्कुल फरमान लिखकर और राजा घोषित किया गया था जाटों का, और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि सवाई जय सिंह के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इस जाटों के अभियानों में सफलता प्राप्त करने के एवज में फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह दोनों ने ही सवाई जय सिंह को भी उपाधियां प्रदान की। कौन कौन सी, यहां तो पहले हम लिख देते हैं। इस सफलता से खुश होकर फर्रुखसियार ने सवाई जयसिंह को राजाधिराज की उपाधि प्रदान की। ठीक है, लेकिन फर्रुखसियार के साथ समय तो इसका जो है कह सकते हैं कि लूटमार खत्म हो चुकी थी चूड़ामन की, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद वापस लूटमार चालू करता है, तो सवाई जय सिंह पुनः जाता है और इसका दमन करता है। तो अगला पॉइंट लिख देते इसी में ही। फर्रुखसियार की मृत्यु के बाद चूड़ामन पुनः विद्रोह कर देता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के आदेश पर सवाई जय सिंह चूड़ामन के खिलाफ
अभियान करता है। चूड़ामन के भतीजे चूड़ामन के भतीजे ये नाम याद रखना। बदन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। बदन सिंह का ही पुत्र था सूरजमल, जिसने भरतपुर नगर बसाया और भरतपुर में दुर्ग बनाया। चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह की सहायता से, चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह की सहायता से चूड़ामन का दमन कर उससे सारे क्षेत्र छीन लेता है, जिससे दुखी होकर चूड़ामन आत्महत्या कर देता है। ठीक है, तो चूड़ामन का इस प्रकार जो है विद्रोह पूरी तरह से क्या हो गया, शांत हो गया। इस सहायता से प्रसन्न होकर सवाई जय सिंह बदन सिंह को डीग आपके भरतपुर में, ध्यान रखना। जल महलों की नगरी भी डीग को कहा जाता है, यहां जल महल बने हुए हैं। डीग की जागीर तथा ब्रजराज की उपाधि प्रदान करता है, क्योंकि यूपी से ब्रज क्षेत्र से लगने के कारण वो क्षेत्र ब्रज कहलाता है, इसलिए ब्रजराज की उपाधि भी प्रदान की। तो ये ध्यान रखना। इस सफल अभियान के बदले या अभियान से, इस सफल अभियान से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपके जाटों का इसने सवाई जय सिंह ने पूरी तरह से दमन कर दिया, विद्रोह का दमन किया और जाटों का नेता बदन सिंह बन गया। बदन सिंह सवाई जय सिंह के सहयोगी था, हम कह सकते हैं, या मुगलों का सहयोगी था, उसके अधीन रहा। बाद में मुगलों के सहयोगी रहे। सूरजमल जाट राजा बनते हैं तो कह सकते हैं उस समय मुगल शक्ति वैसे पूरी तरह लगभग खत्म हो चुकी थी। मराठा और अंग्रेज उसमें आ गए थे और सूरजमल ने मराठों का साथ भी दिया था। और पानीपत के युद्ध में जब मराठा हार जाते हैं तो सूरजमल ने मराठों का वहां पर भी सहारे हुए मराठों का साथ दिया था। अब इधर सवाई जय सिंह जो है वो जाटों में उलझा हुआ था और उधर मालवा में मराठों का विद्रोह जो है वो बढ़ रहा था, मराठों की लूटमार बढ़ रही थी। इसलिए मोहम्मद शाह ने एक बार फिर से मराठों के विरुद्ध सवाई जय सिंह को भेजा और सवाई जय सिंह को दूसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया गया।
सवाई जय सिंह ने मालवा की सूबेदारी अपने धाई भाई रूपाराम को दी थी और रूपाराम के बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने जो है कह सकते हैं कि वहाँ का जो सूबेदार जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया था जिसका नाम था बख्श खां। तो बख्श खां को हटाकर और सवाई जय सिंह को जो है वहाँ का आपके नियुक्त किया गया सूबेदार। और दूसरी बार, पहली बार हमने देखा था कि पहली बार 1713 में मालवा का सूबेदार बनाया गया था और दूसरी बार जो है यहाँ 30 में जो है यहाँ सूबेदार इसको बनाया गया। तो यहाँ तीसरा पॉइंट आपके हो जाएगा मालवा की दूसरी सूबेदारी, मालवा की दूसरी सूबेदारी। ये 1730 में, 1730 में जब सवाई जय सिंह यहाँ आया, सवाई जय सिंह से मराठा पहले एक बार हार चुके थे और मराठा इस बार जो है काफ़ी शक्तिशाली भी हो चुके थे और पूरी तैयारी के साथ में जो है वो सवाई जय सिंह से लड़ने को तैयार था। सवाई जय सिंह को लगा कि मराठों से इस बार जो है जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सवाई जय सिंह ये चाहता भी था कि मुगल और मराठों में संधि हो जाए तो मराठों की ये लूटमार जो है वो रुक सकती है और मराठों की अगर लूटमार रुक जाती है तो दोनों में विद्रोह भी शांत हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो तनातनी चल रही थी मुगलों के बीच में और मराठों के बीच में, इसका खामियाजा मालवा और राजपूताना क्षेत्र को ज़्यादा भुगतना था। इसके परिणाम जो है यहाँ पर खतरनाक सिद्ध हो रहे थे। इसलिए सवाई जय सिंह ने कहा कि इन दोनों के बीच में अगर संधि हो जाए तो ये मामला यहाँ तक लूटमार जो है वो रुक सकती है। इसलिए सवाई जय सिंह ने इस बार युद्ध नीति नहीं अपनाई और युद्ध नीति के फलस्वरूप हम कह सकते हैं या युद्ध नीति को छोड़कर और संधि अपनाई। मराठा सरदार थे जिनका नाम था साहू जी। साहू जी से सवाई जय सिंह ने संधि कर ली और संधि में कुछ शर्तें रखी गई। मुख्य 2 शर्तें याद रखना। शर्तों में सवाई जय सिंह ने यह आश्वासन दिया साहू जी को कि आप अगर पहले संधि है कि आप मालवा पर जो है मराठा मतलब मालवा पर जो है वो आक्रमण नहीं करेंगे, मालवा में लूटमार नहीं करेंगे। इसके बदले में मराठा सरदार साहू जी के पुत्र कुशल राज नाम था, साहू जी के पुत्र कुशल राज को मुगल बादशाह से बात करते हुए सवाई जय सिंह ने कहा कि मैं जो है मुगल बादशाह से बात करूंगा और आपके पुत्र साहू जी को 10 लाख प्रति वर्ष आय वाला जो क्षेत्र है मालवा में वो मैं दिला दूंगा आपको। लूटमार किस लिए होती थी? पैसों के लिए होती थी। तो उसने कहा कि आप लूटमार छोड़ दीजिए, मैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से बात करूंगा और बात करने के बाद में ऐसा करेंगे कि आपके पुत्र कुशल राज को प्रति वर्ष जहां 10 लाख की आय मिलती हो, 10 लाख का कर मिलता हो, वो उपजाऊ क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा। मराठा सरदार साहू जी ने इस पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि संधि हमको मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम संधि करने को तैयार हैं। सवाई जय सिंह ने संदेशा भिजवाया मोहम्मद शाह, लेकिन मोहम्मद शाह ये संधि मानने को तैयार नहीं था। सवाई जय सिंह मराठों को जमान दे चुका था, लेकिन मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह कह सकते हैं कि सवाई जय सिंह की बात को नहीं मानी। तो सवाई जय सिंह को बड़ा बुरा लगा और सवाई जय सिंह ने नाराज होते हुए मालवा की सूबेदारी जो है वो छोड़ दी और वापिस आमेर चला गया। उस समय सवाई जय सिंह के अलावा ऐसा कोई राजा नहीं था जो मराठों का सामना कर सकता था, क्योंकि सवाई जय सिंह मैंने बताया बड़ा चालाक व्यक्ति था, कूटनीति व्यक्ति था, साम दंड भेद सभी तरह की नीतियों को अपनाने वाला और समझने वाला व्यक्ति था। उसको पता है कि कहाँ कौन सी नीति अपनानी है, वो उसको पता था। ऐसा कोई दूसरा उसमें व्यक्ति था नहीं। सवाई जय सिंह के आमिर जाते ही मराठा जो है मुगलों से वैसे ही नाराज थे और संधि को ठुकराने के बाद में और नाराज हो गए और मालवा के क्षेत्र में ज्यादा लूटमार होने लगी। जब ज्यादा लूटमार होने लगी तो सवाई जय सिंह को वापिस भेजा जाता है और सवाई जय सिंह को तीसरी बार मालवा का जो है वो सूबेदार नियुक्त किया जाता है। तीसरी बार जब मालवा का सूबेदार नियुक्त किया जाता है तो इस समय जो है मराठा पूरी तरह से सवाई जय सिंह से भी नाराज हो चुके थे और मुगलों से भी नाराज हो चुके थे। सवाई जय सिंह ने बात करने की कोशिश की, लेकिन मराठों ने बात करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। जब बात करने से इनकार कर दिया तो युद्ध के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए सवाई जय सिंह और मराठों के बीच में यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसको मंदसौर का युद्ध कहते हैं और इस मंदसौर के युद्ध में जो है सवाई जय सिंह बुरी तरह से मराठों से हार जाता है और मराठा मालवा से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कहते हैं हम कह सकते हैं कि बूंदी तक तो पहुंच ही गए थे। उस समय
सवाई जयसिंह और बूंदी में भी जो है आपसी वो मामला चल रहा था, बुद्ध सिंह वाला जो हमने पढ़ा था, दलेल सिंह वाला। तो इसी का भी फायदा मराठों ने उठाया, क्योंकि मराठा और सवाई जयसिंह के बीच में पहले से बन नहीं रही थी। और जब बूंदी की बुद्ध सिंह की पत्नी उम्मीद सिंह को राजा बनाने के लिए मराठों की शरण जाती हैं, तो मराठा इसलिए तुरंत राजी हो जाते हैं और वहां जाकर दलेल सिंह को हटाकर उम्मीद सिंह को राजा बनाते हैं, और फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो अपन पढ़ते हैं। मालवा की दूसरी सूबेदारी। मोहम्मद शाह ने बगस खां को हटाकर सवाई जयसिंह को मराठों के खिलाफ एक बार फिर से मालवा भेजा, या मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। सवाई जयसिंह ने शांति स्थापित करने के लिए मराठों से संधि की, जिसकी निम्न शर्तें थी। क्या शर्तें थी? पहली शर्त क्या थी? मराठा मालवा में लूट मार नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी, मराठा सरदार साहू जी के पुत्र कुशल राज को 10 लाख प्रतिवर्ष आय वाली जागीर प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये संधि की शर्तें थी। अब संधि का परिणाम क्या निकला? संधि के परिणाम, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह संधि को अस्वीकार करता है। जय सिंह नाराज होकर मालवा की सूबेदारी छोड़कर आमेर चला जाता है।
नाराज हो जाता है, क्योंकि जय सिंह ने वादा किया था मराठों से कि आप ये मानते हो शर्त है तो आपकी संधि हो जाएगी। मराठों ने तो मान लिया, लेकिन जय सिंह की बात किसने नहीं मानी? मुगल बादशाह ने ही नहीं मानी, जिससे ये नाराज हो जाता है और वापस आमेर चला जाता है। लेकिन सवाई जय सिंह के जैसे ही आमिर चले जाने के बाद में यहाँ पर पुनः लूटमार होना प्रारंभ हो जाता है। मराठों ने यहाँ पर लूटमार करना, मालवा को लूटना प्रारंभ किया। तब मोहम्मद शाह को लगा कि यार वापस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सवाई जय सिंह के अलावा मराठों को रोकने वाला कोई व्यक्ति है नहीं, कोई बात करने वाला भी नहीं है। और सवाई जय सिंह को तीसरी सूबेदारी दी जाती है मालवा की। तो चौथा पॉइंट आपके लिख देते हैं, मालवा की तीसरी सूबेदारी। सत्रह सौ 32 ईस्वी में मालवा का तीसरी बार जो है सूबेदार बनाया गया, और इस बार जो है इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, मराठों के बीच में। हालांकि हम कह सकते हैं कि यहां हमने 30 देखा, देखिए यहां 30 तक रहा और 30 में ये वापिस चला जाता है। इसके बाद में ये बूंदी की राजनीति में उलझ जाता है सवाई जय सिंह। हमने बुद्ध सिंह वाला मैटर देखा था, लगभग 33 तक जो है बूंदी के मामलों में उलझा हुआ था। उसके बीच में ही 32 में इसको मालवा का सूबेदार बना दिया जाता है, और यहाँ रहते हुए ये मराठों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मराठा और इनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें सवाई जय सिंह हार जाता है। 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ, और मंदसौर के युद्ध में सवाई जय सिंह हार जाता है, मराठे जीत जाते हैं। जब मराठे जीत जाते हैं तब बूंदी की राजनीति में मराठों को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है, और ये मौका कब सफल हो जाता है? जब आनंद कुमरी जो आपके बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वो मराठों के पास चली जाती हैं, मल्हारराव होलकर के पास में, और मल्हारराव होलकर को राखी बांधकर अपना भाई बनाती हैं और आग्रह करती हैं कि आप आइए और सवाई जय सिंह के खिलाफ जो है बूंदी में अपना मोर्चा संभालिए, और बूंदी का राजा जो है वो दलील सिंह को हटाकर उमेद सिंह को बना दीजिए। मराठा आते हैं और यही करते हैं, दलील सिंह को हटा दिया जाता है। और इस प्रकार बूंदी के हस्तक्षेप के चलते सभी राजपूत चिंतित हो जाते हैं कि अब बूंदी में मराठों ने हस्तक्षेप किया है तो आने वाले समय में वो दूसरे रियासतों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए सभी राजपूतों ने जो है मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन बुलाया था। उसी सम्मेलन को हम हुरडा सम्मेलन कहते हैं। 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। तो पहले हम ये लिख देते हैं, मालवा की तीसरी सूबेदारी। सवाई जय सिंह के लौटते ही मराठा मालवा में लूटमार प्रारंभ करते हैं। तब मुगल बादशाह सवाई जय सिंह को एक बार पुनः मालवा का सूबेदार बनाता है। और युद्ध कौन सा होता है? आपकी पील सूद का युद्ध, सॉरी मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध कब हुआ? तो 1700 आपके 33 ईस्वी में हुआ मंदसौर का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? तो इतर दो था आपके सवाई जय सिंह और सहयोगी थी मुगल सेना, और इधर थे आपके मराठा और मराठों के सहयोगी।
मराठों में थे आपके मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया, बिट्ठू जी बुल्ले, और एक था सहयोगी आपके आनंद राज पवार। इन सब ने मिलकर और सवाई जयसिंह और मुगल सेना को हरा दिया, मतलब ये जीत जाते हैं। ध्यान रखना, जीतते कौन है आपके? मराठा जीत जाते हैं। तो मराठा यहां पर ध्यान रखना आपकी विन हो जाते हैं, सवाई जयसिंह हार जाता है और सवाई जयसिंह वापिस मराठों को और रोकने की कोशिश करता है, मराठों के खिलाफ वापिस अभियान करते हुए हुरडा सम्मेलन बुलाता है, लेकिन उसमें भी असफल रहता है। और मराठा जो है, जब सवाई जयसिंह से मराठा नहीं रुके तो मराठा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और मराठा जो है इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं, ये हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ और जयपुर, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों से जो है आने वाले समय में ये सभी कर वसूल करते हैं। ठीक है ना, वो क्यों कर वसूल किया? ये हुरडा सम्मेलन का परिणाम था, क्योंकि इन सभी की कोटा, बूंदी, आपकी किशनगढ़ हैं, जोधपुर हैं, मेवाड़ हैं, इन सभी राजाओं ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। जब मराठों को पता चलता है कि इन लोगों ने जो भाग लेकर और हमारे खिलाफ जो है जयसिंह की मदद करने की कोशिश की है, तो इन सभी को लूटता है। लेकिन जयसिंह चालाकी से पहले ही मराठों से संधि करता है, और संधि करते हुए युद्ध को टालते हुए उनको कर देना स्वीकार कर लेता है। तो ये ध्यान रखना, इसका तीसरी बार सूबेदार जो है उसका परिणाम ये रहा, मंसूर का युद्ध आपके 1733 में हुआ। अब 1733 में ये सवाई जयसिंह जो है मराठों से हार जाता है। 1734 में सवाई जयसिंह के खिलाफ या सवाई जयसिंह की दुश्मनी का बदला लेते हुए मराठा बूंदी की राजनीति में हस्तक्षेप करता है, और सवाई जयसिंह के आदमी दलेल सिंह को मराठा हटा देते हैं और उम्मीद सिंह को राजा बनाते हैं। लेकिन जैसे ही मराठा वापिस आते हैं मालवा, तो सवाई जयसिंह जो है वो दलेल सिंह को पुनः बूंदी का राजा बना देते हैं, उम्मीद सिंह को हटा दिया जाता है, और फिर एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसको अपन हुरडा सम्मेलन कहते हैं। तो हुरडा सम्मेलन की बात और आगे की जो रणनीतियां हैं वो हम बाद में बात करेंगे। हुरडा सम्मेलन असफल हो जाता है। हुरडा सम्मेलन की असफलता के बाद में असफल होने का कारण सवाई जयसिंह पे डाला जाता है, लेकिन सवाई जयसिंह का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं था। दूसरे राजपूत शासक जो हैं वो हुरडा सम्मेलन की शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करते, इसीलिए हुरडा सम्मेलन असफल हो गया था। और जब सवाई जयसिंह को लगा कि ये राजपूत शासक मेरा साथ देने वाले हैं नहीं मराठों के खिलाफ, तो सवाई जयसिंह ने चुपके से जाकर मराठों से संधियां कर ली, और मराठों से संधि करने के बाद उसने कहा कि आपको मैं जो है आपके कर प्रदान कर लूंगा, अपनी दुश्मनी यही खत्म होती है। और जोधपुर और इसके आपके किशनगढ़ हैं, नागौर के बखत सिंह भी था, इन सबसे तो मराठा जबरदस्ती जो है कर वसूल करते हैं। कोटा और मेवाड़ के शासकों ने, कोटा और मेवाड़ के जो शासक थे, इन्होंने स्वीकार कर दिया कि भाई हम आपको कर दे देंगे। इस प्रकार सभी से मराठे जो है कर ले लेते हैं। तो ये कुछ सवाई जयसिंह के बारे में योजनाएं थी। कल हुरडा सम्मेलन पढ़ेंगे, फिर मराठों से सवाई जयसिंह की संधि पढ़ लेंगे, और उसके बाद सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है 1743 में। अभियान के अलावा सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी हम बात करेंगे, जो बहुत सारी है और इम्पोर्टेंट भी है। उसने ग्रंथ भी लिखे, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या का बहुत जानकार व्यक्ति था, और इसने जो है वेधशालाएं 5 बनाई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो सभी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।